जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 का चतुर्थ पेपर गणित। तो इस क्लास में चतुर्थ पेपर गणित 2018 का सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है जो कि 1 से 5 तक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पर आधारित है। आइए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है यहाँ से, पहला प्रश्न कह रहा है कि यक्स घात -6 भागे यक्स घात -7 इसकी वैल्यू हमको बताना है। देखो यहाँ पर भाग लगा है, जब गुणा लगा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और जब भाग लगा हो और आधार सेम हो तो घातें घट जाती हैं। बस इतना जानो। तो इसका आधार दोनों सेम है तो यक्स हो जाएगा और घातें घट जाएगा। -6 -7 दोनों घट जाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स घात -6 और माइनस माइनस गुणा प्लस बन जाता है 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्स घात +1। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, यक्स घात 1 वाला। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है यक्स घात -2 और माइनस में 4 और बटे यक्स + 2 की घात 2, ठीक है, का न्यूनतम रूप। इसका न्यूनतम रूप क्या होगा ये हमको बताना। अगर इसका न्यूनतम रूप बनाए तो देखेंगे यहाँ पर यक्स घात 2 है। कितना है, यक्स घात 2। और यक्स घात 2 इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यक्स घात 2 - 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 × 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 की घात 2 और बटे में कितना हो जाएगा x + 2। और ये एक ब्रैकेट में x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में भी x + 2। क्यों, क्योंकि a का वर्ग जब रहता है तो a × a लिख सकते हैं। तो इसका वर्ग है, इसको 2 बार लिख लो। अब आगे देखेंगे कि a² - b² का सूत्र लगा लो। आपको पता होगा कि a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। एक ब्रैकेट में a + 2 x + 2 और एक ब्रैकेट में x - 2 होगा, और नीचे x + 2 एक ब्रैकेट में और x + 2 दूसरे ब्रैकेट में। एक x + 2 एक x + 2 कट गया। अब हमारे पास क्या आया, यहाँ से x - 2 और बटे में x + 2। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक घन की कोण 4 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है उस घन के कोणों की संख्या। देखिए ये 4 सेंटीमीटर दिया, चाहे जितना सेंटीमीटर थे उससे नहीं मतलब है, पूछ रहा है कि घन में कोणों की संख्या। तो घन में कोणों की संख्या, घन में कोणों की संख्या। अगर आप एक कमरे में बैठे हो तो आप किनारा किनारा गिन सकते हैं, तो कितना किनारा बनेगा, तो कितना होता है, 12 होता है। तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, log 13 और 169 इसकी मान पूछा है, क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखिए इसका वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 169 है इसका पावर कर लीजिए। इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा log 13, इसको लिख सकते हैं 13 की घात 2। ठीक है, 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। 13 तरह 169 होता है, 13 का वर्ग है। तो ये घात जो है log के सामने आता है कि 2 log 13 और इसका घात कितना होगा, 13, मतलब बेस 13 × 13 हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू होता है log 13 की घात 13 अगर आ जाए तो ये हो जाता है गुणे में 1। इसकी वैल्यू कितना होता है, 1, और बराबर कितना हो जाएगा, 2। यही हमारा कितना होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होगा। अगर एक हम अर्धवृत्त बना दें, देखो कैसे, मान लीजिए हमने एक वृत्त ले लिया और ये है अर्धवृत्त। देखो ये अर्धवृत्त बन गया, ये केंद्र हो गया O, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B। कह रहा अगर अर्धवृत्त पर कहीं भी कोण बने वो 90 अंश का बनता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 का होता है। यही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुविकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ पर आधारित था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक जो कि अतलघुतीय प्रश्न पर आधारित रहेगा। चलिए तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 से 11 तक जो कि अतलघुतीय प्रश्न है। आइए देखें प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 कह रहा है कि 5 की घात 3 बराबर 125 को किस में बदलना है, लघुगणक मतलब log के रूप में बदलना है।
तो सबसे पहले हमने बताया है इसका फार्मूला, ठीक है, क्या होता है, जैसे a की पावर m बराबर b हो तो क्या बनता है, ये b वाला जो है, b वाला m वाला जो है इसके बराबर के उस तरफ जाता है, मतलब ये बनेगा log a बेस में रहेगा और b हो जाएगा बराबर m। तो ये इस प्रकार का क्या होता है, बन जाता है। तो यही इस प्रकार का है, इस प्रकार से हमको इसको बनाना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, log, और यहाँ पर देखो क्या था, a क्या है, बेस है, तो बेस रहेगा, बेस कितना है, 5 है, 5 रहेगा, और ये b इधर आएगा तो ये हो जाएगा 125, और बराबर में ये जो घात था वो उस तरफ चला जाएगा बराबर के, तो आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे, बस यही इतना हमको काम करना है, ठीक है ना। लघुगुणक के रूप में लिखना था, इसका वैल्यू नहीं पूछना है, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7वां कह रहा है कि रेखांकित, ठीक है, रेखांकित तथा बियरर चक में क्या अंतर है। एक है रेखांकित, ठीक है, एक है रेखांकित, एक है बियरर, ठीक है, रेखांकित चक और दूसरा है बियरर चक, ठीक है, बियरर चक, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है समझ लीजिए, दोनों में क्या क्या अंतर है। पहले तो ये होता है कि जो रेखांकित चक होता है इसमें इस प्रकार का रेखा, मतलब जो हमारे पास विट्राल होगा यहाँ पर, चेक जो होगा वो ये यहाँ पर किनारे पर रेखा खींचा रहेगा, ठीक है ना। और बियरर चेक में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये खाता धारक का सिग्नेचर यहाँ किया जाता है। और एक चीज़, अगर बियरर चेक खो जाता है, जो कोई पाएगा वह उसको मतलब क्या कर सकता है, ड्रा करके बैलेंस निकाल सकता है खाते से, अगर सिग्नेचर है तो खाता धारक का। और इसमें क्या होता है, अगर खो जाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता, बस यही सब अंतर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि 8 है, कह रहा है 8 x व 18 समानुपात में है, समानुपात में हैं, कह रहा है x का मान बताओ, x की वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले समानुपात लगा लो, 8 अनुपाते समानुपात मतलब 4 बिंदु रहेगा समानुपात में, फिर x फिर अनुपात 18, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको क्या करना है, चाहे तो आप नज़दीक के साथ गुणा कर लो, चाहे दूर के साथ गुणा कर लो, बस यही काम कर लो, चाहे दोनों में आप एक संबंध बना लो बटे का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपका नज़दीक के साथ गुणा कर लो और दूर वाले का दूर के साथ गुणा कर लो। तो नज़दीक के साथ गुणा करेंगे तो x गुणे x बराबर, और दूर के साथ गुणा करेंगे तो 8 गुणे 18 बनेगा, है कि नहीं। अब इसको और सॉल्व करें तो x का x स्क्वायर बराबर 18 गुणा करेंगे तो 18, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 8 गुणे 18, ठीक है। अब देखो x बराबर, ये वर्ग है तो क्या चलेगा, वर्गमूल बनेगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 18। अब इसको हम वर्गमूल के रूप में तोड़ देंगे, गुणनखंड के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और जब हम 18 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, ये बनेगा, होगा, है कि नहीं। अब देखो वर्गमूल में 2 को जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो x का जो मान आएगा, यहाँ से एक जोड़ा बाहर आया और यहाँ से एक जोड़ा बाहर आया और यहाँ से एक 3 बाहर आया, तो x का मान आया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो x की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो इसका हम बता रहे हैं कि x की वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। इसका जब हम क्या करेंगे, 18 गुणे 18 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 18 होता है 144, 144 का वर्गमूल होता है 12। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। 9 क्या कर रहा है, कह रहा है एक वृत्त पर खींचे गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। एक वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त बन गया इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया। अब यहाँ वृत्त बनने के बाद कह रहा है कि एक क्या है, केंद्र है, एक क्या है, केंद्र है। कह रहा है कि एक बिंदु दे रखा है, मान लीजिए एक हमारे पास ये बिंदु है। कह रहा है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ केंद्र से इस बिंदु को मिला लीजिए, ठीक है। अब इस केंद्र से हम एक चाप लगाएंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक
चाप लगाएंगे। और इसको जब हम चाप लगाएंगे तो वही जो हमने यहाँ पर एक चाप लगाया है वही नाप लेकर यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर एक चाप यहाँ लगाएंगे और इसी का आधा कर लेंगे तो इसका आधा और इसका आधा यहाँ बन जाएगा और आपस में इस अर्धक को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, जो आप गोला प्रकार और पटरी की सहायता से बनाएंगे तो बहुत से सिंपल और अच्छी से बनेगा। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु P हो गया। तो स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु कौन है, P है। ठीक है, तथा केंद्र वृत्त का केंद्र जो है O है। बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 कह रहा है कि हमारे पास दो समुच्चय हैं। ए का जो है एलिमेंट है 2, 3, 5 और बी का जो एलिमेंट है बी का जो एलिमेंट है वो है 5, 7, 3। अब हमको पूछा है कि बताओ a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। अब a माइनस बी क्या होता है कि वह एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। ठीक है, वही एलिमेंट लेना है जो a में हो और b में ना हो। तो देखो a में 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2। अगर यही पूछा होता कि बताओ b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि वह एलिमेंट जो b में हो a में ना हो। तो b में 7 है, a में 7 नहीं है, इसलिए तब यहाँ पर आंसर क्या होता, 7 होता। लेकिन इसका वैल्यू पूछा है तो ये हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 इसको सरल करना है। कह रहा है कि माइनस 12/7 और गुणे में -14/27 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस में फिर लिखा है -8/45 फिर गुणे 9/16 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस प्रकार से कह रहा है सरल कीजिए। अब देखो इसको कैसे सरल करना है। अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, पहले तो सिंपल हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए। अंश और हर कटता है एक ही संख्या से कटेगा। जैसे हम अगर ले 7 से तो 7 1 के 7 होता है और 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, अगर हम 3 उठाएं, देखिए 3 से, और 3 चौक 12 होता है और 3 9 27 होता है, ये भी कट गया। ठीक है, अब इसमें नहीं कट पाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 9 1 के 9 और 9 5 45, 5 हो गया, 8 1 के 8 और 8 दूनी 16, ये हो गया। अब क्या क्या बचा है उसको हम लिख लेंगे। क्या बचा है, -4/1 गुणे -2/9 ब्रैकेट बंद -1/5 गुणे 1/2। ये सभी यहाँ पर क्या थे, बच्चे थे। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे आपस में। तो गुणा जब कराएंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 8 और 9 1 के 9 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/9 और प्लस 1/10 बराबर। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 10 का अगर एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 90 होगा और 9 का भाग करेंगे 90 में तो 9 10 में 90 हो जाएगा, 10 आएगा। चाहे तो आप तिरछा गुणा कर लो, 10 गुणा 8 में 80 और 9 को गुणा 1 में तो कितना होगा 9 और 9 10 में 90 बराबर, ये हो जाएगा 89 बटे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 89/90 हो जाएगा। अगर इसको और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको और काट से सॉल्व कर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लीजिए, नहीं तो यहीं पर अपन छोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक देखेंगे, जो कि लघु उत्तरीय, ये तो अतिलघु उत्तरीय था। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 12 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न पर है। आइए देखिए पहला प्रश्न, इसका 12 नंबर क्या है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र ज्ञात कीजिए, लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास मिश्र धन निकालने का फार्मूला होता है, मिश्र धन जो होता है ए बराबर अमाउंट, ए बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 T, ये होता है। अब जहाँ सबके बारे में पूछा है तो जहाँ हम लिख सकते हैं ए क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र
धन है, ये क्या है, मिश्र धन है। और P क्या है, मूलधन है, मूलधन है। और R क्या है, दर है, क्या है, दर है। और T क्या है, समय है, T बराबर क्या है, समय है। यही सब पूछा था, तो इसको हमने यहाँ पर विस्तार में दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या, मिश्र धन, मतलब मिश्र धन और माइनस मूलधन, ठीक है ना। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला, और ये मिश्र धन निकालने का फार्मूला है। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पर दिखाना था क्वेश्चन नंबर 12 में। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि 14 माइनस 5x और माइनस x² का गुणनखंड करिए। इसका क्या करना है, गुणनखंड। अब देखो ये उल्टा दे रखा है, पहले x² होता है, फिर x वाला टर्म होता है, फिर अचर वाला पद होता है। तो सबसे पहले हम इसको सही से करेंगे, तो -x² होगा, माइनस 5x होगा और प्लस का 14 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 5x और माइनस 14। जब माइनस हमने कॉमन निकाला तो प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करो, 14 क्या अचर पद है, तो अचर पद का ऐसा गुणनखंड करो, मतलब 14 का ऐसा दो खंडों में विभाजित करो ताकि वही दोनों खंड गुणा करने पर 14 आ जाए और वही दोनों खंड को घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो एक काम करते हैं, जैसे हम लिख दें कि बताओ 7 गुणे 2, तो 7 दूनी 14 होता है, और 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है कि नहीं, गुणनखंड हो गया। यही काम आपको करना है बस। अब यहाँ देखो x का गुणांक 5 है, तो 7 माइनस 2 करने पर 5 आ रहा है, तो माइनस ये हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ 5 के स्थान पे 7 माइनस 2 रखेंगे, तो 7 माइनस 2 का x से गुणा कराएंगे तो 7x माइनस 2x, और माइनस 14 के स्थान पे 7 गुणे 2 लिखेंगे तो 7 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो दोनों में दो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, और माइनस इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि x प्लस 7 कॉमन निकालेंगे और x माइनस 2 बच जाएगा। देखो x प्लस 7 हमने निकाल लिया तो x माइनस 2 बच गया। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14 क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए समझिए क्वेश्चन क्या है, कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, अब ये वृत्त का केंद्र हमने मान लिया O है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा 24 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक जीवा बना दिया इस प्रकार से, एक जीवा हो गया जिसका नाम A और B हो गया। ये जो जीवा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये केंद्र से स्थित है। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं C है। क्या है, C। इस प्रकार से इसका नाम जो है हमने मान लिया क्या है, C है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि फिर उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब एक जीवा और है जो कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए एक जीवा यहाँ है जिसका नाम है P और Q। ये जो केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, मान लीजिए ये केंद्र से पूरा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब कह रहा है इस जीवा की लंबाई बताओ कितना होगा। तो लंबाई कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी ये कर्ण की, और कर्ण कहाँ से मिलेगा, ये त्रिज्या हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक त्रिज्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो त्रिज्या किसके द्वारा निकालेंगे, इस त्रिभुज के द्वारा हम निकालेंगे जिसका नाम है OCB। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिभुज OCB में अगर इसमें हम बात करें तो कोण C वाला कितने का है, 90 अंश का है। यहाँ कोण C का कितने बनेगा, 90 अंश का बनेगा। और इसमें अगर देखा जाए
कि OC बराबर कितने का है, O से लेकर C की दूरी 5 सेंटीमीटर है। और देखिए एक चीज़ और, जो इसकी जीवा है AB, जो AB है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। और जब केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाता है तो जीवा बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये 12 था तो BC कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा कितना था 24 था, AB कितना था पूरा 24 सेंटीमीटर था। तो BC कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 24 सेंटीमीटर था तो आधा हो गया कितना 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो सभी को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है, OB है, तो OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, इसको हम मान लेते हैं लंब है जिसका नाम OC, तो OC का वर्ग प्लस आधार क्या है BC है, तो BC का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो OB का वर्ग बराबर OC है कितना 5, तो 5 को वर्ग कर लीजिए, और प्लस BC कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 5 25 होता है, और 12 बढ़ेंगे 144 होता है। 144 दोनों को जोड़ेंगे तो 169 बनेगा। तो OB बराबर कितना हो जाएगा 169 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13 13 169, मतलब जो त्रिज्या आया, जो हमारे पास त्रिज्या आया है वो कितना आया है 13 सेंटीमीटर का त्रिज्या बन गया है। ठीक है ना, ये वर्ग था, इस पर वर्गमूल चढ़ गया तो यहाँ से लिख देते हैं OB बराबर हो जाएगा, ये OB का वर्ग था। ठीक है ना, तो OB बराबर कितना हो जाएगा 13 13 169, मतलब 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है आगे, ये तो त्रिज्या आ गया, त्रिज्या हमको पता हो गया, ये है 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब अगर ये 13 सेंटीमीटर का है तो ये भी 13 का होगा, ये भी कितने का होगा 13 का होगा, क्योंकि वृत्त के सभी त्रिज्याएं बराबर होते हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यहाँ खींचेंगे तब भी त्रिज्या, चाहे जहाँ खींच लिए सभी त्रिज्याएं होंगे, मतलब केंद्र से परिधि की दूरी बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे। इस त्रिभुज में जिसका नाम है, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, मान लीजिए PQR लिख देते हैं ना, इस पॉइंट का नाम R रख देते हैं। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, तो एक त्रिभुज बन गया ORQ में अगर देखें तो कोण R कितने का है 90 अंश का है। तो इसमें भी हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगा लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है OQ है, तो लिखेंगे OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है, ये पूरा लंब है जिसका नाम है OR, तो यहाँ लिखेंगे OR का वर्ग, और प्लस और ये आधार है जिसका नाम है QR का वर्ग, और ये पूरा हमको पता है कितना है 12 सेंटीमीटर, पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर। और ये QR है, और QR कितना है, ये देखिए QR है, और QR OB के बराबर है, सभी त्रिज्याएं बराबर होते हैं, इसलिए कितना रखा जाएगा 13 रखा जाएगा, तो 13 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे कि जो QR है वो कितने के बराबर होगा OB के बराबर होगा। ठीक है, OQ जो है वो QR के बराबर है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं सभी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा OR की वैल्यू कितना है, O से लेकर R तक की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे पास 12 है, तो यहाँ 12 का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा QR हमको नहीं पता है, इसी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 13 रही 169 और 12 रही 144, इधर आएगा तो -144 बन जाएगा, और बराबर QR का वर्ग बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसको घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा, और ये हो जाएगा QR का वर्ग। ठीक है, तो 25, तो ये हो जाएगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, मतलब जो QR की वैल्यू आया वो कितना आया 5 आया। ठीक है, QR का जो मान आया कितना आया 5 आया, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा। तो जीवा कितना बनेगा, यहाँ देख लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जीवा कितना बनेगा, तो 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर जीवा हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, नीचे जो है बोल दे रहे हैं कि ये 25 है, 25 का वर्ग निकालेंगे 5 होगा, QR का मान 5 आ गया, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 × 5 = 10, पूरा जीवा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, जो कि थोड़ा बड़ा था, समझने में थोड़ा समय लगेगा, आप बढ़िया से 1-2 बार रिपीट करेंगे तो समझ जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा की 2 घन को बराबर
सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप जैसे समझो क्वेश्चन को, दो घन था, यहाँ पर मान लीजिए दोनों घन थे, घनाभ नहीं, क्या थे, घन थे। और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये एक घन था और प्लस इसी में एक घन और जोड़ दिया गया, दोनों घन को आपस में जब मिला दिया गया तो ये बना क्या, ये बन गया, ये क्या बना, घनाभ बन गया। कैसे, इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से एक क्या बन गया, घनाभ बन गया। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, इस प्रकार से क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। अब बताओ इसकी लंबाई बढ़ गई कि नहीं, ऊंचाई और चौड़ाई सेम है, लेकिन इसकी लंबाई क्या बन गई, यल प्लस यल मतलब 2l हो गया। कितना हो गया, 2l बन गया, मतलब लंबाई बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले भुजा हमको पता है, इसकी भुजा पता है, तो भुजा कितना है, भुजा कितना है, भुजा है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर भुजा है। अब इसमें अगर घनाभ के बारे में पूछें तो घनाभ के बारे में, घनाभ की जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है ना, इसको याद रखिएगा। और चौड़ाई भी वही रहेगा, बी फॉर चौड़ाई बोथ जो है 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और यह मतलब हाइट, ऊंचाई भी कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर की। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ दो घन को जब मिलाएंगे उसकी लंबाई में क्या होता है, दुगना बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2 × L की वैल्यू कितना है, 20 × B का मान 10 प्लस B का मान 10 × H का मान 10 प्लस H का मान 10 × L का मान कितना है, 20 है। ये हो जाएगा बराबर 2 × इसको गुणा करिए तो हो जाएगा 200, इसको गुणा करिए 100, इसको गुणा करिए तो ये हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा 2 × 200, 200 400 500, कितना हो जाएगा 500, और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1000 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16। दोस्तों जहाँ पर समझ न आए वहाँ पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 200 मतलब 2500 रुपये का मतलब ये 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% ब्याज की दर से मतलब वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। ये जो 2050 दिया है, ये हमारे पास क्या है, मूलधन दिया है जिसे हम कहते हैं पी बराबर दिया है 2500 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर जो समय है, समय जिसे हम टी बोलेंगे, और समय हमारे पास है 2 वर्ष 6 माह। कितना है, 6 माह। अब देखो ये माह है, ये वर्ष है, पहले तो दोनों को मात्रक बराबर कर लो। अब यहाँ पर अगर इसको बराबर करें तो देखो इसको थोड़ा सा और बराबर कर लेते हैं यहाँ से, तो ये टी बराबर हो जाएगा 2 वर्ष प्लस 6 माह में कितना वर्ष, तो 1 माह में 12 वर्ष, तो 6 माह में एक वर्ष में 12 माह होता है, तो आधा माह में मतलब 6 माह में कितना वर्ष बनेगा, 1/2 वर्ष बनेगा, मतलब आधा वर्ष बनेगा, 1/2 वर्ष होगा, ऐसे समझ लीजिए ना। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, 5/2 वर्ष आ जाएगा। ये समय बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 वर्ष समय होगा। और हमको दर दे रखा है जिसे हम रेट बोलते हैं, आर बराबर दिया है 6% वार्षिक है, 6% क्या है, वार्षिक है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, एसआई की वैल्यू, एसआई बराबर होता है P × R × T और बटे में कितना होता है, 100 होता है। तो P की वैल्यू कितना है, 2500 रुपया, गुणे R की वैल्यू 6, गुणे T की वैल्यू है 5/2 और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 00 से 00 काट दो, बच जाएगा 25 × 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर एसआई बराबर कितना हो जाएगा, तभी गुणा कर लो, तो 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75 और 75 में 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 50 25 के 5 हासिल 2 और 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, मतलब 375 रुपया हो जाएगा ना। तो आ गया 375 रुपया ब्याज आ गया।
लेकिन पूछा गया है, पूछ रहा है कि मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन मतलब अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बराबर होता है कि मूलधन और प्लस एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना था 25,000 रुपया था और प्लस 375 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो 5 जुड़ा 7 जुड़ा 5 3 8, ये हो जाएगा 2875 रुपया। यही इतना हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक आंसर ये दोनों हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 17 और 18। आइए देखिए 17 और 18 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास पद दे रखा है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पद लिखेंगे और जिसे हम पद को यक्स बोलते हैं। फिर दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं यफ। क्या बोलते हैं, यफ बोलते हैं। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, सॉल्व। पहले तो इन सभी को लिख लो। पद कितने हैं, 5 हैं। बारंबारता कितना है, 6 है। फिर पद कितना है, 15 है। बारंबारता कितना है, 4 है। पद कितना है, 25। बारंबारता 3। पद 35। बारंबारता के। पद 45। बारंबारता 2। यही हो गया यहाँ पर। अब हमको तीसरा कॉलम बनाना है। तीसरा कॉलम क्या बनता है, यफ गुणे एक्स बनता है। क्या बनता है, यफ गुणे यक्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, यफ गुणे यक्स। तो यफ गुणे एक्स को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सभी को गुणा करेंगे, यफ को और एक्स को गुणा कर लेंगे। तो 5 छक 30, ये हो गया। और 15 चौका 60 और 25 तियाँ 75 और 35 में के से गुणा करेंगे तो 35 के और 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये जुड़ गया। अब हमको क्या करना है कि योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग, सभी का योग निकालेंगे, मतलब सिग्मा निकालेंगे। देखिए ये तो पहले हम निकालेंगे सिग्मा एफ का मान क्या होगा, फिर यहाँ सिग्मा एफ और यक्स का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का हम योग निकालेंगे। आइए देखिए कैसे। पहले तो सिग्मा एफ निकाल लीजिए। ये सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब होता है सभी का योग। ठीक है, सभी को जोड़ो तो 6 4 10, 10 3 13 और 2 15, 15 के हो जाएगा। 15 प्लस के। अब यहाँ देखो के को एक तरफ, के को अलग जोड़ेंगे क्योंकि के क्या है, चर पद है और सभी क्या है, अचर पद है। तो 15 को अलग लिखेंगे और प्लस के अलग लिखेंगे। अब आइए इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई को। तो पहले तो हम यहाँ से देखेंगे 35 के, यहाँ पर 35 के रहेगा क्योंकि 35 और के को गुणा करेंगे तो 35 के होगा। ठीक है, अब देखो पहले तो इनको जोड़ देते हैं। 6 3 9 मतलब 90 हो जाएगा। और 90 90 कितना होता है, 90 90 180 अंश ना, 9 दूनी 18 180 होगा। और 75 और जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 15 के 5 होता है, हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 255 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 255 और प्लस में 35 के, कितना 35 के। इस प्रकार से ये सभी का योग हो गया। ठीक है, अब हमको सभी की वैल्यू मिल गया है। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ देखेंगे कि x बार, जिसे समांतर माध्य बोलते हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स और बटे सिग्मा एफ, यही फार्मूला होता है। अब सभी का मान रख लो। ये क्या है, समांतर माध्य, और समांतर का मान दिया है 21.5। तो यहाँ लिखेंगे हम 21.5 बराबर, ये देखो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ निकाले हो, कितना है 255 और प्लस में 35 के, ये है। और बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू है 15 प्लस के, यहाँ लिखेंगे 15 प्लस के। अब ये भाग है, इधर आएगा गुणा बनेगा तो हो जाएगा 21.5 और गुणे में 15 प्लस के बराबर ये हो जाएगा 255 और प्लस में 35 के। ठीक है, अब इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ गुणा करेंगे 21.5 में 15 से गुणा करेंगे तो 55 25 के 5 हासिल 2 और इस जगह 5 1 के 5 और 5 2 7 और 5 दूनी 10, 1 से गुणा करेंगे 5 1 2 आ जाएगा। ये 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3। यहाँ पर 0.1 अंक बाद है तो हो जाएगा 322.5। तो यहाँ लिखेंगे 322.5 और प्लस में इसका गुणा के में जब करेंगे, इसी गुणा के में तो हो जाएगा 21.5 के बराबर में 255 प्लस 35 के, ये हो जाएगा। अब के को एक तरफ कर लो और जो बिना के हो उसको एक तरफ कर लो। तो ये 322.5 है और ये क्या है 255 है।
तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 322.5 और 255 इधर आएगा तो माइनस 255 बन जाएगा बराबर ये 35 के था और जब ये 21 के उधर जाएगा तो माइनस 21.5 के बन जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लो। जब इसको घटाएंगे कितने 255 को घटाना है 255, यहाँ से 255 है हमने 25 लिख दिया। ठीक है, 255 यहाँ क्या करेंगे 255 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, 5 12 7 आया, यहाँ बचा 11 तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब 2 में से 2 गया 0 तो 67.5 आया। कितना आया 67.5। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 है, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ बचा 1, 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो 6 5 11 होता है। हाँ 67.5 कितना आएगा 67.5 आ जाएगा और बराबर इसको जब घटाएंगे तो 35 में से 21, यहाँ देखो घटाना भी सही से, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो आंसर भी गलत आएगा। और चेक करते हैं ज़्यादा करके आंसर में देख के चेक करते हैं। ठीक है ना, 10 में से 5 गया 5 आएगा यहाँ पर और यहाँ 4 में से 1 गया 3 आएगा और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1, 3 में से 2 गया 1 तो आ जाएगा 13.5। कितना आएगा यहाँ पर 13.5 के आ गया। ठीक है, अब ये भाग कर लीजिए इसमें। ठीक है, इसका भाग करो इसमें तो ये गुणा इधर आएगा भाग बनेगा तो हो जाएगा 67.5 और बटे में 13.5 बराबर कितना के। अब एक एक अंक बाद दशमलव हटा लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 67.5 और बटे 13.5 बराबर कितना के। तो इसको जब भाग कराएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो के का मान जो आ गया 5 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो के का वैल्यू पूछा है तो के का मान कितना होगा 5 होगा, मतलब जो के आएगा वो 5 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर यही नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दे रहे हैं के बराबर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा टफ था, बड़ा था, लेकिन आप एक बार दो बार जरूर इसको लगाइएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि चित्र में वृत्त ओ केंद्र है। कह रहा है कि चित्र ओ में, यहाँ से चित्र आपको दिख रहा होगा पूरा, यहीं से हम समझा देते हैं ना, इसी चित्र से हम समझा देते हैं, दोबारा चित्र नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ ई है, यहाँ क्या है ई है। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। कह रहा है कि कोण OBC बराबर 15 अंश, ये 15 अंश है। फिर कह रहा है तो कोण BAC तथा कोण BEC का मान बताओ, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है और इसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब O का मान निकालेंगे। O कैसे निकलेगा, जब ये कोण पता रहेगा और ये कोण अगर 15 है भी 15। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं तो इनके सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि पहले तो त्रिभुज है OBC में अगर हम बात करें तो हमको पता है कि बराबर नियम है एक, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। सभी नियम को जानिए और लिखना भी पड़ेगा। तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए कोण B बराबर कोण C के बराबर होगा। तो कोण B अगर 15 है तो कोण C भी कितना होगा 15 होगा। ठीक है ना, इस नियम से हो गया। अब लिखेंगे तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग बराबर 180 अंश का होता है। तो जोड़ लीजिए 15 प्लस 15 और प्लस कोण O बराबर 180 अंश। तो कोण O की वैल्यू निकालो। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा, कोण O बराबर 180 माइनस ये 15 दूनी 30 इधर गया तो ये हो जाएगा कोण O बराबर 150। कितना आ गया 150। तो कोण A का मान जो आया वो कितना आया 150 आया, मतलब ये 150 होगा। अब अगला नियम हमको पता है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है। ठीक है, आधा होता है, इसको जानिए। ये भी नियम है एक। तो ये आधा होगा किसका, इसका। तो कोण, अगर कोण A की वैल्यू निकालें तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 1/2 कोण O। ठीक है, ये
तो कोण ए बराबर 1/2 कोण ओ की वैल्यू कितना है 150, तो 150 का 2 से भाग करेंगे तो कोण ए बराबर 75 दूनी 150 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 75 अंश। तो कोण ए की जो वैल्यू आया वो 75 अंश आया, कोण ए की वैल्यू जो आया है 75 आया। अब बताओ ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। अगला नियम देखो, यहाँ पर इतना नियम है, 1 नियम 2 नियम 3 नियम और ये चौथा नियम लगने जा रहा है, ठीक है। अब ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो लिखेंगे कि ABCE एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः सम्मुख कोणों का योग कितने होता है 180 अंश होता है। कितना 180 अंश होता है। तो इनके सामने का कोण अगर दोनों को जोड़ दें 180 अंश, इधर वाला अगर जोड़ लें तो ये भी 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण जोड़िए तो ये हो जाएगा कोण ए और बराबर, ठीक है, कोण ए मतलब कोण ए प्लस कोण सी, कोण ई कितने के बराबर होगा 180 अंश के बराबर होगा। और कोण ए हमको पता है ये 75 है, तो ये हमको पता है 75 है प्लस कोण ई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ई बराबर 180 माइनस 75, तो कोण 180 में से 75 घटा लो तो कितना होगा, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 7 गया 0, कितना आ गया 105 ही आएगा ना, हाँ 105 अंश, कितना आ गया 105। तो एक तो देखो यहाँ हमको क्या पूछा था BEC की वैल्यू, मतलब कोण ई की वैल्यू CE की वैल्यू पूछा है, तो ई वाला यहाँ पर आ गया। एक तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो क्या करें, यहाँ पर थोड़ा बोर्ड कम पड़ रहा है तो ठीक है। तो ये हमारे पास ई की वैल्यू हो गया, ई कितना हो गया 150। और दूसरा पूछा था बी की वैल्यू, कितना पूछा था बी की वैल्यू, ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर कोण बी की वैल्यू पूछा है, नहीं बी तो दे रखा, कह रहा है कि BAC की वैल्यू, ए की वैल्यू पूछा है और ए हमने यहाँ पर निकाला है कितना आया 75, तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इसमें कुल 18 क्वेश्चन थे, हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में यह जरूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। और अगर किसी वर्ष का पिछला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।